अभी जो वर्तमान में सरकार है, मैं सरकार की शिकायत नहीं कर, उसका लगाम किसी चीज़ में नहीं है। आप खुलेआम देखिए, मैंने खुलेआम बाजार में लॉटरी वाले को पकड़ा, खुलेआम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले जो एक दिन विद्यालय में नहीं आ रहा है उसका फाइन ले रहा था। आदमी को समस्या के जड़ में जाना चाहिए कि समस्या कहाँ उसका जड़ छुपा हुआ है, और इस चुनाव नहीं होने का सीधा खामियाजा मानगो का एक एक व्यक्ति भुगत रहा है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है विकास सिंह, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, और पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखते हैं तो इनका जो कार्य है वो काबिल तारीफ़ है, जिसके बदौलत जनता को काफ़ी सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। आज हमारी चैनल पे एक्सक्लूसिवली इनसे बात करते हुए आप तक इनका पूरा स्टोरी जो है वो पहुंचाएंगे कि किस तरह से ये इस अपने करियर को चुन लिए और चुनने के बाद जो है जनता के सेवक बन बैठे। मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर की ओर से आपका स्वागत करता हूं। बने रहिएगा आगे और इनसे तमाम वो सवाल करेंगे जो आपकी है और हमारी है। विकास सिंह जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और आपका जो कार्य है वो काबिल तारीफ़ है, जो हम भी प्रोत्साहित करते हैं आपको, और जनता भी काफ़ी आपका सपोर्ट कर रही है। तो थोड़ा विस्तार से बताइएगा कि किस तरीके से आपका ये जो करियर है पॉलिटिकल का, ये कब से चालू हुआ और कैसे करके स्टार्ट हुआ? देखिए, जब मैं कोऑपरेटिव कॉलेज में पढ़ता था, उसके बाद मैं करीम सिटी कॉलेज में भी पढ़ा, और उस समय मैं छोटा नागपुर छात्र युवा परिषद, एक CCYP के नाम से इसको जानते थे, उसकी मैं छात्र की राजनीति करता था, लेकिन उसका दायरा बहुत कम था। उसके बाद यहाँ उस समय तत्कालीन विधायक हुआ करते थे माननीय मृगेंद्र प्रताप सिंह जी। उनके क्रियाकलाप और उनके काम को देख के मैं प्रेरित हुआ, तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहिए। ऐसा मुझे इसलिए लगा कि हमने किताबों में पढ़ा, रेडियो में सुना, TV में भी देखा कि जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वहाँ कश्मीर हमारा है। तो हमें लगा कि ये पार्टी है जो इस मुद्दे में लड़ती है कि एक देश में एक विधान रहेगा, एक देश में 2 विधान 2 प्रधान नहीं चलेगा, इसलिए इस पार्टी के साथ रहना चाहिए। मैं एक हिंदू हूँ और एक सच्चा हिंदू हूँ। फिर हमने देखा कि हमारे बाबा दादा बुजुर्ग कहते हैं कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। हमने देखा कि इस पार्टी ने अपने एजेंडे में रखा हुआ है कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे। तो हमें लगा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करना चाहिए, क्योंकि ये राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी की है वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक जाने की ये पार्टी राजनीति करती है। इसीलिए मैं इससे ऑफिशियली, उस समय तत्कालिक जिला अध्यक्ष अभय सिंह जी थे, उस समय लगभग मैं बात बता रहा हूँ 1999 के, मैं ऑफिशियली उस समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कर रहा हूँ। बहुत से उतार चढ़ाव आए, बहुत से संपर्क वाले लोग साथ छोड़ गए, बहुत से अनजाने लोग का समर्थन मिला, तब से सिलसिला और प्रक्रिया और समाज सेवा का काम चलते रह रहा है। जिस तरह से आप मानगो, डिमना या उलेडी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके नज़रिए में इस समय में आपके क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या देखने को मिल रही है? देखिए, मानगो में मैं काम करता हूँ तो किसी पार्टी की हैसियत से नहीं करता हूँ, कि मैं मानगो में काम करता हूँ माटी की हैसियत से करता हूँ, क्योंकि मैं वहीं पला बड़ा हूँ। वहीं मैं कहा जाए कि मेरा सब कुछ कर्म भूमि कहिए, जन्मभूमि भूजिए, मैं मानगो हूँ। इसलिए मैं मानगो में कभी पार्टी की हैसियत से काम नहीं किया। मैं मानगो में मानगो की माटी की हैसियत से काम किया। एक बेटा बन के, एक सेवक बन के, एक अच्छा कार्यकर्ता बन के मैंने प्रयास किया लोगों का ईमानदारी से काम करने के लिए, और मैं उसी बिंदु में, उसी पटल में काम करता हूँ। जिस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि मानगो में विकास जो है वो ज़ोर शोर से चल रहा है, चाहे वो गली नुक्कड़ पे जाना हो या फिर आमने सामने की बात हो, तो ये कई सारे ऐसे काम कर रहे हैं। बीते दिनों में आप देख रहे हैं कि नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी में कोई ऐसा चीज़ हो रहा है जिससे स्टूडेंट्स को परेशानी हो, तो उसका भी समाधान निकाल रहे हैं, या फिर कोई आपराधिक गतिविधि हो रहा है उसके ऊपर खिलाफ भी ये आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसी मुद्दे पे एक आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। जिस तरह से जो है इलाकों में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका लेके आप क्या कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी गंभीर समस्या है इस समय पे ये? देखिए, कहा जाता है ना कि जब जिस घर का मालिक ही गंभीर नहीं रहेगा तो उस घर के बच्चे भी गंभीर नहीं बनेंगे, मैंने उस घर के बच्चे भी आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी जो वर्तमान में सरकार है, मैं सरकार की शिकायत नहीं कर, उसका लगाम किसी चीज़ में नहीं है। आप खुलेआम देखिए, मैंने खुलेआम बाजार में लॉटरी वाले को पकड़ा, खुलेआम नेताजी सुभाष चंद्र बोस वाले जो एक दिन विद्यालय में नहीं आ रहा है उसका फाइन ले रहा था। एक डॉक्टर एक बच्चे का गलत ऑपरेशन कर देता है, उसे डराता धमकाता है। कल भी देखिए MGM में क्या हो गया, कोविड पॉजिटिव बोल के एक महिला की जान चले गई। मैंने कहा जाए कि सुशासन, जब बच्चे शासन सुशासन में नहीं रहेगा, कुशासन के रूप में रहेगा, तो लोगों को इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा, और लोग उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। मेरे पास तो जितना शक्ति है, शक्ति ईश्वर ने कम दिया है, उस शक्ति के अनुसार मैंने लोगों का भरोसा जीता है। इसलिए क्षेत्र में अगर कुछ भी कहीं कुछ भी घटना दुर्घटना होती है तो लोग मुझे फ़ोन करते हैं, और मेरा प्रयास रहता है कि मैं वहाँ कुछ करूँ चाहे नहीं करूँ, लेकिन वहाँ पहुँचूँ ज़रूर। और मेरे को ईश्वर जितना शक्ति दिया है, मैं ईमानदारी से उस शक्ति का उपयोग उस जो जिसने मुझे बुलाया है उस काम में मैं करूँ। जिस तरह से आपने अभी जिक्र किया
एमजीएम कॉलेज मेडिकल कॉलेज का और हॉस्पिटल का। हम सब लोग जानते हैं कि कोल्हान का सबसे बड़ा कॉलेज और मेडिकल एक हॉस्पिटल है ये, लेकिन इसमें आए दिन इस तरह के जो घटनाएं हैं वो सुनने को मिल जाती है। तो इसका लेकर आप क्या अपील करना चाहते हैं या क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं हमारे आपदा प्रबंधन एवं स्वास्थ्य मंत्री से बन्ना गुप्ता जी से या फिर सरकार से? देखिए, मैं 2 साल पहले एमजीएम अस्पताल गया था। वहाँ 3 मशीन ख़राब थी, सीएमआर मशीन ख़राब थी, यूको मशीन ख़राब थी और सीटी स्कैन मशीन ख़राब थी। हमने आंदोलन किया, सीएमआर मशीन बन गया। आज स्थिति यह है कि जो सीटी स्कैन मशीन है, जिसके बिना सीटी के कुछ आदमी इलाज नहीं कर पाएगा, वो मशीन आज भी वहाँ बिगड़ा हुआ है। हमें को समझ में नहीं आ रहा है सीटी स्कैन मशीन कितना है। मंत्री को जो फॉर्च्यूनर मिलेगा, मंत्री को जो BMW गाड़ी मिलेगी, उससे सस्ता सीटी स्कैन की मशीन। उसके बावजूद सीटी स्कैन मशीन नहीं लगना कहीं ना कहीं इस बात को प्रमाणित करता है कि हमने एक बार, मेरे को एक व्यक्ति मिला, पूछा कि मेरे को सीटी स्कैन करवाना, हम कहाँ करवाएं? हम बोले आप क्या क्या जानते हैं? तो उन्होंने दर्जनों नाम गिनाए और दर्जनों नाम का जब मैंने गूगल में मैप देखा कि ये जो दर्जनों नाम गिना रहे हैं ये सब कहाँ है, तो मैंने देखा कि एमजीएम अस्पताल का जो डायमीटर 1 किलोमीटर का जो डायमीटर है, उसके 1 किलोमीटर डायमीटर के अंदर में सीटी स्कैन और डायग्नोसिस सेंटर बने हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात को प्रमाणित करता है कि मेरा मशीन बिगड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिक वहाँ के जो मरीज रहेंगे, जो गरीब गुरबा रहेंगे, जो असहाय रहेंगे, वो सीटी स्कैन कराने हो, चाहे MRI कराना हो, चाहे इको कराना हो, चाहे कुछ भी कराना हो, तो मेरे यहाँ आएंगे। आप सीटी स्कैन के बगल में 12 द्वारी है, एमजीएम के बगल में 12 द्वारी है, एमजीएम के बगल में आम बगान मैदान है। आप जाके देखिए, दर्जनों सीटी स्कैन के सेंटर खुले हुए हैं और एक सीटी स्कैन मशीन अस्पताल में आज तक नहीं लग रहा है। और आप बताइए, किसी को हेड इंजरी हो जाएगी, चाहे किसी को गंभीर बीमारी हो जाएगी, तो क्या बिना सीटी स्कैन के उसकी जाँच हो सकती है क्या? और हमें तो समझ में नहीं आ रहा। मैं एक बार गया था अस्पताल, मेरे साथ कुणाल जी भी थे, मैं गया था और 10,000 रुपये चेक दे रहा था कि आप 10,000 रुपये ले लीजिए, सीटी स्कैन मशीन का 10-12 लाख जो भी दाम होगा बताइएगा। मैं समाज में, ये तो लॉ नगरी है, यहाँ के लोग बहुत मजबूत है और एक अच्छा समाज के प्रति जागरूक लोग हैं, क्योंकि यहाँ जो नसरवान जी टाटा जी ने कंपनी बनाया है, उन्होंने सिखलाया है कि समाज में काम करना है। तो हमने कहा कि समाज के पास जाऊंगा, मैं सारे लोग से पैसा इकट्ठा करूंगा और आपको ला के दूंगा, आप सीटी स्कैन मशीन करा दीजिए। उन्होंने बात किया डायरेक्टर से मेरे सामने, डायरेक्टर ने कहा कि सीटी स्कैन में जल्दी लग जाएगा। आप देखिए, आप जाइए अस्पताल, बगल में 1/2 किलोमीटर अस्पताल है, सीटी स्कैन मशीन नहीं है। और कोई फिर तब तपाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये तो थेथरा ही है। बड़ों के सामने सबको सुनना है, लोग सुन रहे हैं, लोग बेवकूफ़ बन रहे हैं। लेकिन आप बताइए, आज सीटी स्कैन मशीन अस्पताल में नहीं है, कितनी गंदी और कितनी मने बेहुदापन सुनने को लग रहा है कि कोल्हान का सबसे बड़ा अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है। लोगों में जिस तरह के 2 समस्या जो है लोगों के सामने अतिरिक्त आते रहते हैं और वहाँ के लोग भी इसको प्रकाशित करते रहते हैं कि एक तो है साफ़ सफाई का लेके और दूसरा है कि मानगो ब्रिज पे लगते हुए जाम। इसके लिए कि क्या कदम उठाना चाहिए? आदमी को समस्या के जड़ में जाना चाहिए कि समस्या कहाँ उसका जड़ छुपा हुआ है और वहाँ उसका इलाज करना चाहिए। मानगो की आबादी 3 लाख हो गई, मानगो की आबादी 3 लाख हो गई। बड़ा नोटिस लिखा गया कि मानगो बन गया मानगो नगर निगम, लेकिन मानगो नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि साफ सफाई चयन विकास के कार्यों के लिए जो केंद्र से करोड़ों नहीं अरबों रुपए जो आने थे वो नहीं आ रहे। नेता लोग क्या करते हैं पता नहीं, अखबार के सुर्खियों में आता है कि नगर निगम का चुनाव होगा, कुकुरमुत्ते की तरह लोग सड़क में लग जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, और जब अखबार में छपना बंद हो जाता है तो लोग घर में बैठ जाते हैं। मैं तो आपके माध्यम से जनप्रतिनिधिगण से निवेदन करूँगा, और नहीं तो मैं कोर्ट जाऊँगा कि जब आप होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, नगर निगम का स्लोगन और होर्डिंग्स और बैनर लगा रहे हैं, जगह जगह लोगों से होल्डिंग टैक्स नगर निगम के तर्ज में ले रहे हैं, तो यहाँ नगर निगम का चुनाव करवाइए, जैसे मन वैसे करवाइए, चुनाव करवाइए। और उससे जब चुनाव हो जाएगा, जब जनप्रतिनिधि चुन के आएंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा राशि विकास के नाम में केंद्र से मिलेगा, जिसका उपयोग सारे मानगोवासी करेंगे। और इस चुनाव नहीं होने का सीधा खामियाजा मानगो का एक एक व्यक्ति भुगत रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ कि अगर अविलंब नगर निगम का चुनाव हो, और अगर चुनाव नहीं होता है तो होल्डिंग टैक्स बंद कर दीजिए। आप नगर निगम के तर्ज में होल्डिंग टैक्स ले रहे हैं, पैसा आएगा, सफाई ज़्यादा होगी। सफाई आप बताइए, सफाई की बात हो, इसमें जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट अगर कम हो जाए सफाई के काम में, तो निश्चित रूप से मानगो साफ़ हो जाएगा। जनप्रतिनिधि सीधे इन्वॉल्व रहते हैं कि मेरे लोग साफ़ सफाई में इन्वॉल्व रहेंगे। उनके मान लीजिए अगर जो कार्यपालक पदाधिकारी है, जो सफाई के अधिकारी है, अगर कहीं त्रुटि पकड़ते हैं तो उसको फटकार लगाते हैं, लेकिन दोबारा फटकार लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनप्रतिनिधि का सीधा फ़ोन उनके मोबाइल में आ जाता है, यार छोड़ो ना यार, चलो ना, जो अगर देखे करते हैं ना, मेरा कार्यकर्ता है मेरे पास आया था। तो जनप्रतिनिधि का इन्वॉल्वमेंट अगर रहेगा तो निश्चित रूप से सफाई नहीं होगी। क्या मानगो के लिए आप नया कुछ करने वाले हैं या क्या विशेष कदम जो है आगे आप उठाने वाले हैं? देखिए, मानगो में एक भी सरकारी उच्च विद्यालय नहीं है, हालांकि कोविड विद्यालय बंद है, उसके लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी है। आज और कल के बीच में मुझे दर्जनों महिलाओं ने फ़ोन किया। उनका कहना था कि हमें वृद्धा पेंशन का
कार्ड बना हुआ है। प्रत्येक माह वृद्धा पेंशन 600 रुपये मेरे अकाउंट में जाता था, जिससे मेरा राशन स्टोर से गेहूं मिल जाता था, चावल मिल जाता था, 600 रुपये में सब्जी भाजी लेके जीवन चलता था, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। स्थिति यह हो गई है कि 6 महीने माने अगस्त महीने से किसी को वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। हमने आज बात किया सीओ के अधिकारियों से, उन्होंने कहा कि सरकार आवंटन नहीं दे रही है, सरकार आवंटन फरवरी तक देगी। तो आखिर फरवरी तक वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? आज एक विकलांग भी मुझे मिला, उन्होंने सेम प्रश्न खड़ा किया कि मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो इसको लेकर बड़ा जल्द आंदोलन करने वाला हूँ। मानगो में एक और समस्या है जो काफ़ी ज़्यादा उभर के आती है गर्मियों के समय में, बिजली का। और बिजली के लिए लोग जो है त्राही त्राही हो जाते हैं गर्मी के समय में, और अन्य समय पे भी वहाँ पर बिजली जो है घर घर तक सटीक तरीके से नहीं पहुँचती। हर एक इलाकों में खंबा होने के बावजूद भी खंबा नहीं लगे थे, ये खबर जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए थे। तो उस समय में किस तरह से इन्होंने कदम उठाया था, इनकी जवानी ही सुनते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। बताइएगा किस तरह से उस समय पे आपने मैं मानगो घूमता रहता हूँ, हाँ, और लोग भी बुलाते रहते हैं। मैंने देखा कि लोगों के घर में जो बिजली का कनेक्शन गया वो बांस के पुल में गया हुआ, हमने बांस गाड़ के गया हुआ है। बांस क्या है, एक बरसात एक गर्मी के बांस कालापन हो जाता है, टेढ़ा हो जाता है, टूट जाता है। कई झटके लोगों को लगे। मैंने इस मामले की लिखित सारे लोगों को दिया, कार्यपालक अभियंता को दिया, उपायुक्त महोदय को दिया, सहायक अभियंता का नियमित। मैंने मामला को पूरा लाया कि बांस में इसको बदलना चाहिए। 4 महीना हो गए, 5 महीना हो गए, हमें लगा कि लोगों का साख मेरे ऊपर भी मेरा ऊपर भी साख खत्म होगा। दूसरा हमें लगा कि दुर्घटना हो जाएगी तो मेरा परिवार कोई चला जाएगा। हमने देखा, बोलते बोलते थक गया, नहीं आया। हमने भिक्षाटन का काम किया। लोगों को कहा कि हम लोग पैसा मांगेंगे लोगों के साथ, और पैसा मांगेंगे और पैसा से पोल और सामग्री लेके अपनी जान माल की रक्षा करेंगे। हो सकता है सरकार की मजबूरी होगी, तब न सहायक अभियंता उपायुक्त के बात लोग नहीं मान रहे हैं। हमने भिक्षाटन किया। जब हमने 2 दिन भिक्षाटन कर लिया, तीसरे दिन क्या देखा कि बिजली का पोल आने लगा। बिजली का पोल, मेरा कहने का मतलब है कि जब आपके पास पोल था, सारा सामान था, तो आखिर नौबत क्यों आई कि मुझे भिक्षाटन करना पड़ा? आखिर लोग इतने दिन बांस के खंभे में क्यों लेके गए? तो मैंने कहीं ना कहीं सरकार ब्लैक मार्केटिंग करती है बिजली के सामानों को। ब्लैक मार्केटिंग इन द सेंस हम ये बोलना चाहते हैं कि अगर कोई बहुमंजिला इमारत बनाता है, फ्लैट, व्यवसाय करने के लिए कोई व्यवसाय की इमारत बनाता है, आप वहाँ जाके देखिए, वहाँ प्लास्टर नहीं होता है, लेकिन पोल गाड़ के वहाँ ट्रांसफार्मर लग जाते हैं। और बहुत ऐसे इलाके हैं जहाँ लोग रह रहे हैं, जहाँ घनी आबादी है, जहाँ रोज़ कमाने खाने वाले लोग रहते हैं, वहाँ स्थिति जस की तस बनी रहती है। बांस के खंभे में लोग कनेक्शन लिए हुए हैं, कभी भी जा सकता है। इसलिए हमने भिक्षाटन किया और उसमें एक अच्छा सफलता मिला। विभाग का हमने आँख खोलने का और आईना जमशेदपुर को आईना दिखलाने का काम कर रहे हैं, तो मैं भी बिजली विभाग को आईना दिखलाने का काम किया था। ये काफ़ी खूब तरीके से इन्होंने बनाया किया कि किस तरीके से जब सीधे उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करना ज़रूरी रहता है। इसी के साथ जो है इनका धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना कीमती समय दिया, और कीमती समय देते हुए हमारे साथ बातचीत की, आपके सवालों का भी जवाब दिया। सारे बात उठ रहे हैं तत्कालीन जो सरकार है यहाँ पर, और सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मानगो का जो विकास है वो थम सा गया है, रुक सा गया है, और जिसको आगे बढ़ाने के लिए तमाम कोशिशें जो है ये कार्यकर्ता, उभरते हुए नेता, एक ईमानदार नेता करते जा रहे हैं। हालांकि देखने वाली बात रहेगी कि कब तक और किस तरह से जो है आगे ये बढ़ते हैं और क्या क्या कदम उठाते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और आपका जो भी सवाल होगा इनसे डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनसे फिर मुलाकात करेंगे हम लोग, और आपके सवाल को इनके सामने ज़रूर रखेंगे। तब तक के लिए विदा लेता हूँ आपसे, मैं विक्टर जमशेदपुर मिरर की ओर से। जय हिंद, जय भारत।